गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर की आज इस क्लास में आपका स्वागत है। आज फर्स्ट पार्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था भारत में अंग्रेजों के आगमन के समय यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाएं जो थी किस प्रकार थी, उसमें आज हम उसको पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहला आपका टॉपिक आता है आर्थिक दशा या इकोनॉमिक कंडीशन। और उसमें हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और वर्तमान में भी हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्राचीन काल से ही कृषि और पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि मध्यकाल में इस समय मुगलों का अधिकार यहाँ पर था और मुगलों के शासन के समय में हम देखें जो भूस्वामित्व था कृषि के अंतर्गत, क्योंकि कृषि कार्य जो है वो भूमि पर किया जाता है, तो भूस्वामित्व को लेकर के हम विभिन्न विद्वान जो अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। यदि सिद्धांततः देखा जाए तो भूमि के वास्तविक मालिक जो होते थे वो स्वयं सम्राट हुआ करते थे। जैसा कि ये हमारे प्राचीन समय में भी हमने देखा, राजा जो है वो भूमि के मालिक होते थे, लेकिन इसके अलावा आप देखिएगा किसानों को भी मालिकाना हक दिया जाता था। कृषि भूमि जो है उसको दो भागों में, समस्त साम्राज्य की भूमि दो भागों में विभाजित थी मध्यकाल में, मुगलों के समय में। और उस भूमि को खालसा और गैर खालसा दो भागों में विभाजित किया गया था। खालसा भूमि के बारे में आप सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। जो भूमि सीधे राजा के अधिकार क्षेत्र में आती थी वो खालसा भूमि कहलाती थी, और जो भूमि राजा के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती थी उसको गैर खालसा कहा जाता था। अब देखिए, जहां तक भूस्वामित्व की बात है तो स्वाभाविक है कि राजा का अधिकार जो है वो भूमि पर हुआ करता था, लेकिन जो किसान काश्त का कार्य करते थे और नियमित रूप से लगान जमा करते थे, वे भी भूमि के मालिक हुआ करते थे, लेकिन उन्हें भूमि को बेचने और बंधक रखने का अधिकार नहीं था। लेकिन जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासकार ओमान अहमद सिद्दीकी लिखते हैं कि कुछ किसान ऐसे थे जिन्हें मालिकाना हक प्राप्त था और इस प्रकार के अधिकार थे जिसे दखलदारी का अधिकार कहा जाता था। तो ये किसान जो इस कैटेगरी के होते थे जिन्हें मोरूसी कहा जाता था। तो मोरूसी किसान वर्ग जो था वो कुछ अधिकारों का उपभोग किया करता था। इसके अलावा आप देखिएगा अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है हमारा, भूमि की श्रेणियां या भूमि के प्रकार। भूमि की श्रेणियां अब देखिए, भूमि दो भागों में विभाजित थी, खालसा और गैर खालसा। और भूमि के जो प्रकार थे उनके उपजाऊपन के आधार पर आप सेकेंड ईयर में काफी डिटेल में पढ़ के आए। अकबर ने भूमि बंदोबस्त लागू किया था जिसे उसके राजस्व मंत्री टोडरमल ने लागू किया था। काफी मशक्कत के बाद ये बंदोबस्त जो है वो लागू किया गया था और भूमि को चार भागों में विभाजित किया गया था। सर्वप्रथम पोलज, देन पड़ती, चाचर और बंजर भूमि। अब देखिए, पोलज भूमि जो थी वो सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती थी, और इसके बाद पड़ती भूमि जिसे लगभग एक साल के लिए बिना कृषि कार्य के रखा जाता था। फिर आपके आती थी चाचर जिससे 4 या 5 साल, एंड बंजर भूमि जो होती थी उस पर कृषि कार्य काफी कम होता था क्योंकि उसमें उपजाऊपन की कमी पाई जाती थी, और 5 से अधिक साल तक उसको बिना कृषि कार्य के रखा जाता था। अब जब कुल राजस्व कलेक्ट किया जाता था तो इनका जो टोटल उत्पादन होता था उस उत्पादन के आधार पर फिर राजस्व निर्धारित किया जाता था। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कृषि का तरीका और फसलें। कृषि का तरीका और फसलें। कृषि का तरीका हमारा जो प्राचीन तरीका चला आ रहा था, कृषि को बैलों और हलों के माध्यम से जोता जाता था। खुरपी, फावड़ा आदि जो औजार और उपकरण है कृषि के
कार्य में लाए जाते थे उनका उपयोग किया जाता था और हमारा कृषि कार्य पूरी तरह से मानसून पर ही आधारित था। इसके साथ साथ सिंचाई की भी व्यवस्थाएं थी। यद्यपि पर्याप्त मात्रा में इस समय नहरें उपलब्ध नहीं थी, लेकिन जो भी संसाधन उपलब्ध थे उनके आधार पर या उन्हीं के माध्यम से सिंचाई का कार्य भी किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे सरकार द्वारा किसानों की सहायता। देखिए, जिस तरह से हम लोग आज देखते हैं हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा भी किसानों की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाए जाते हैं। आज हमारे यहाँ जनतंत्र है, लेकिन उस समय में प्रजातंत्र था और अधिकांश राजा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक लगान वसूल करने के उद्देश्य से जो किसान हैं उनको अपनी तरफ से पूरी सहायता प्रदान किया करते थे। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि किसानों को राज्य के द्वारा पर्याप्त सुविधाएं या जो उनकी सहायता है वो नहीं की जाती थी, लेकिन यदि फिर भी ऑल ओवर हम देखें किसानों को सहायता प्रदान की जाती थी। स्पेशली आप देखिएगा जब कृषि मानसून पर आधारित हो तो उस स्थिति में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, अकाल आदि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका भय सदैव बना रहता है। तो यदि ऐसी सिचुएशन कभी भी क्रिएट होती थी उस समय में राजाओं के द्वारा किसानों को ऋण की व्यवस्था भी की जाती थी, किसानों के लिए खाद बीज की भी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती थी ताकि वे अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। अब देखिए बात आती है फसलों की। जिस प्रकार से आज भी हमारे यहाँ गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है, उसी प्रकार से भी इन फसलों का उत्पादन उस समय में भी विशाल स्तर पर किया जाता था। इसके अलावा आप देखिएगा हमारे यहाँ फलों का उत्पादन भी होता था, जैसे अनार, अंगूर, अमरूद, केले आदि बड़े पैमाने पर उत्पादित किए जाते थे। कुल मिलाकर बात फलों या सब्जियों की हो या फिर अन्न की, हमारे यहाँ वृहद स्तर पर फसलों का उत्पादन होता था। भूमि उपजाऊ थी, इस आधार पर हमारे यहाँ उत्पादन बहुत अधिक होता था और इसलिए बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ से निर्यात भी किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में आप लिखेंगे किसानों की स्थिति। जिस तरह से आप देखिए भू स्वामित्व को लेकर के इतिहासकारों में एक मत नहीं था, उसी प्रकार मध्य युग में स्पेशली जो किसान थे उनकी स्थिति किस प्रकार थी। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि किसानों की दशा काफी अच्छी थी। जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार हैं कुरैशी, उनका ये मानना है क्योंकि राज्य के द्वारा अकाल आदि पड़ने पर किसानों को सहायता प्रदान की जाती थी। उस कंडीशन में किसान जो हैं वो भी पूरे लगन और मेहनत के साथ कार्य करते थे तो उत्पादन अधिक होता था और राज्य द्वारा सहायता दिए जाने पर उनके उत्पादन में दुगनी या उससे अधिक वृद्धि हुआ करती थी। तो स्वाभाविक है उत्पादन जब अधिक होगा तो किसानों की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन कुरैशी के इस मत का खंडन किया गया है और ये माना जाता है कि किसानों की स्थिति जो थी वो काफी दयनीय थी और स्थिति यहाँ तक आ जाती थी कि जो कुल उत्पादन होता था उस उत्पादन का आधे से अधिक भाग किसानों को लगान के रूप में देना पड़ता था और नौबत यहाँ तक आ जाती थी कि किसान अपने परिवार के लिए दोनों वक्त का खाना नहीं जुटा पाते थे। वो तो उस समय ये अच्छी बात थी कि हमारे यहाँ जनसंख्या कम थी और जो खेतों का या जोतों का आकार जो था वो भी काफी अच्छा था। तो जोतों के अच्छे आकार के कारण हमारे उत्पादन बहुत अच्छा होता था और इसके साथ साथ आप देखिएगा अपनी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान जंगलों से जैसे लकड़ी ले आया करते थे जो उनके ईंधन की आपूर्ति करता था। इसके साथ साथ जो कृषि से जुड़े हुए छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं उनको लगा करके घरेलू उद्योग जिन्हें आप कह सकते हैं उनके माध्यम से वो अपना जीविकोपार्जन किया करते थे। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें किसानों की स्थिति
बहुत अधिक अच्छी नहीं थी, तो वो किसान बहुत अधिक दयनीय दशा में भी जीवन यापन नहीं कर रहे थे। वो चीज अलग है कि कई किसान जो हैं उनकी भूमि जिस पर वो कृषि करते थे उसके उपजाऊपन में कमी होती थी और इस वजह से वो उत्पादन अधिक नहीं किया करते थे और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे व्यापार। देखिए, अर्थव्यवस्था में व्यापार जो है वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमारे पास आवागमन के विभिन्न साधन हैं और उनके द्वारा व्यापार कार्य जो है वो सुचारू रूप से चलाया जाता है। लेकिन उस समय में यदि हम व्यापार के महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में देखें तो दो महत्वपूर्ण मार्ग थे, जल मार्ग और स्थल मार्ग। और इन स्थल मार्गों में आप देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा बंदरगाह था वो बंदरगाह माना जाता था कैम्बे गुजरात का। इसके अलावा आप देखिएगा कोचिन, कांडला, ये सारे बंदरगाह ऐसे थे जहां से विभिन्न जहाजों के माध्यम से हमारा जो व्यापार है वो सुचारू रूप से चलता था। लेकिन अधिकांशतः व्यापार के लिए जो मार्ग था जहां से व्यापार अधिक होता था वो हमारा स्थल मार्ग था, क्योंकि उस समय में जल मार्ग के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। वहीं आप देखिएगा स्थल मार्गों से जब व्यापार होता था तो व्यापारियों की सुविधा के लिए सड़क के दोनों ओर लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे छायादार वृक्ष लगाए जाते थे। यात्रियों की सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए समस्त सुविधाएं उपलब्ध थी। सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न व्यापारी मार्गों पर राजाओं के द्वारा चौकियां स्थापित की जाती थी ताकि उन्हें चोर और लुटेरों का कोई भय न रहे और वो भयहीन होकर के या डर मुक्त होकर के अपना व्यापार ठीक प्रकार से कर सके। इसके बाद आप देखिएगा अगले महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में आप लिख सकते हैं उद्योग धंधे। हम सभी जानते हैं कि आज की अर्थव्यवस्था में जो वृहद उद्योग हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन यदि हम अपना प्राचीन इतिहास उठा करके देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था में वृहद उद्योगों के स्थान पर जितने लघु कुटीर उद्योग धंधे थे वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और ये समस्त जो छोटे उद्योग धंधे थे ये अपनी जो फसलें होती थी उन फसलों के आधार पर ही उद्योग धंधे लगाते थे। साथ ही साथ आप देखिएगा जैसे सुगंधित लकड़ी का उत्पादन किया जाता था, वो सुगंधित लकड़ी भी इनके आमदनी का एक मुख्य स्रोत हुआ करती थी। छोटे उद्योग में जैसे आप लिख सकते हैं टोकरी बनाना, जिसे आप बास्केट कहते हैं, बहुत खूबसूरती से बनाई जाती थी और हमारे हाथ के कारीगर जो थे वो हाथ के कुशल कारीगर हुआ करते थे और उनके हाथ की बनाई हुई चीजों की विदेशों में भी बहुत डिमांड हुआ करती थी। तो इसलिए अर्थव्यवस्था में उद्योग धंधे भी अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया करते थे। तो आप इन पॉइंट्स के आधार पर अंग्रेजों के आगमन के समय में हमारी आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार थी उसको आप काफी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेगा सामाजिक स्थिति या सोशल कंडीशन। अब देखिए सामाजिक स्थिति, उसमें हम फिर से वही पॉइंट उठाते हैं। समाज हमारा क्योंकि इस समय तक वर्ण व्यवस्था जो थी वो काफी बिखर चुकी थी और समाज में कई नए वर्गों का उदय हो चुका था। हमारे यहाँ इस समय में यदि हम समाज में देखें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी लोग हमारे समाज की महत्वपूर्ण अंग माने जाते थे और समाज के महत्वपूर्ण आप धर्म या जातियां भी कह सकते हैं। जातियों में आप देखिएगा हमारा हिंदू समाज जो है विभिन्न जातियों और उपजातियों में विभाजित था। लगभग 200 जातियां और लगभग 2000 उपजातियां हमारे समाज में रहा करती थी। जैसे उदाहरण के लिए हम माने कि ब्राह्मण समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन ब्राह्मणों में भी कई सारी उपजातियां थी, जैसे कनौजिया हैं, सनाट हैं,
आदि उपजातियां जो थी वो ब्राह्मणों में पाई जाती थी, क्योंकि मुस्लिम हमारे देश में बाद में आए थे और उच्च वर्ग, खास तौर पर जो हिंदू समाज में उच्च वर्ग था वो मुसलमानों को हे दृष्टि से देखा करता था। यहाँ तक आप देखिएगा कुछ कंडीशंस हम देखें, यदि मुसलमान किसी चीज को हाथ लगा दिया करते थे, उनके अन्न या जल को वो स्पर्श कर दिया करते थे, तो उसको हिंदू समाज के लोग, विशेषकर जो सवर्ण हुआ करते थे, उसको ग्रहण नहीं करते थे। कुल मिलाकर के इनको काफी हे दृष्टि से देखा जाता था। इसी प्रकार से आप देखिएगा अंग्रेज जब भारत में आए तो ईसाइयों का आगमन हुआ और ईसाई मिशनरीज ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे और हमारे समाज का वो वर्ग जिन्हें अभी तक सामाजिक स्तर पर काफी नीचा आंका जाता था, वे लोग, जैसे पहले उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, अब वो लोग ईसाई धर्म ग्रहण करने लगे थे। इसी प्रकार से आप देखिएगा हमारे हिंदुओं में ही एक वर्ग और बन गया था जिसे हम सिख समुदाय कहते हैं। सिख समुदाय के लोग भी सामाजिक जीवन में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे। इसके बाद आप देखिएगा विभिन्न वर्ग थे, जिस प्रकार से जातियां, उपजातियां और विभिन्न धर्म हमारे समाज में रहा करते थे, उसी प्रकार से विभिन्न वर्ग भी थे। जैसे हम देखें अभिजात वर्ग, अंग्रेजों के आगमन से अभिजात वर्ग जो था, यानी जो प्रशासन संबंधी उच्च कुलीन लोग हुआ करते थे, वो इस वर्ग में सम्मिलित थे। जमींदार थे, जागीरदार थे, मनसबदार आदि इस वर्ग में आया करते थे। अंग्रेजों के आगमन से इस अभिजात वर्ग की स्थिति जो थी उसमें काफी गिरावट आने लगी थी। फिर आप देखिएगा हमारे यहाँ मध्यम वर्ग हुआ करता था, जो राज्य के अंदर विभिन्न प्रकार की नौकरी, जैसे आपका अकाउंट सेक्शन आदि संभालना, ये सारे कार्य जिनके द्वारा किए जाते थे वो मध्यम वर्ग में आता था। हमारा किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग था। इस प्रकार से समाज के अंदर हमारे विभिन्न वर्ग बने हुए थे, लेकिन ये समस्त वर्ग अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर उच्च स्थिति और निम्न स्थिति को लिए हुए थे। हमारे समाज में दास वर्ग भी था या दास प्रथा का भी हमारे यहाँ प्रचलन था। हमारे यहाँ दास प्रथा प्राचीन समय में भी थी, लेकिन यदि हम प्राचीन समय में दासों की स्थिति देखें तो हमारे दासों की स्थिति काफी अच्छी हुआ करती थी। मध्यकाल में मुसलमानों के आगमन से इस दास प्रथा के अंदर भी काफी परिवर्तन आया था और दासों को खुले रूप से खरीदा और बेचा जाता था। बड़े बड़े बाजार इन दासों के लिए, इनकी खरीद और बेच के लिए लगाए जाते थे। तो इस तरह से आप देखिएगा विभिन्न वर्गों को मिला करके हमारा समाज उस समय चल रहा था और समाज की रचना में, समाज के संचालन में इन सभी वर्गों का रोल हुआ करता था। इसके बाद आप देखिएगा समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है स्त्रियां, और स्त्रियों की दशा के बारे में यदि हम देखें, स्त्रियों से जुड़ी हुई विभिन्न प्रथाएं हैं। जैसे सर्वप्रथम हम लें विवाह के क्षेत्र में, आप सभी जानते हैं हमारे हिंदू समाज में कुल 16 संस्कार हैं और उन 16 संस्कारों में विवाह को एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। प्राचीन समय तक यदि हम देखें समाज में हमारे स्त्रियों के व्यस्त होने का इंतजार किया जाता था और अधिकांशतः एक निश्चित उम्र में ही विवाह किए जाते थे। लेकिन मुसलमानों के आगमन के बाद से हमारे यहाँ बाल विवाह अधिक होने लगे। ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय में बाल विवाह नहीं होते थे, लेकिन उनकी संख्या काफी कम थी। जैसा कि हमारा कुछ धार्मिक हमारी मान्यताएं भी हैं कि लड़कियों का विवाह रजस्वला से पूर्व किया जाना धार्मिक दृष्टि से उचित रहता है। लेकिन मुसलमानों के आगमन के बाद ये महसूस किया जाने लगा कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं और इसलिए उनका विवाह जल्दी कर दिया जाने लगा। लड़के की उम्र 14 वर्ष और लड़की की उम्र 12 वर्ष होने पर उनका विवाह संपन्न कर दिया जाता था। तो
बाल विवाह का प्रचलन जो है वो इस समय हमें अधिक देखने को मिलता है। दूसरी ओर यदि हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई महत्वपूर्ण मजबूत स्थिति इस समय नहीं थी। आप देखिएगा जो हमारा समाज है उस समाज में जो उच्च वर्ग के लोग थे, शिक्षा अधिकतर उन्हीं तक सीमित रही थी। अंग्रेजों के समय में बेशक हमारे शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था और उनका उद्देश्य भी स्वयं का फायदा था, लेकिन एक भाषा के प्रॉब्लम को लेकर के जो उनकी प्रॉपर कन्वर्सेशन है वो नहीं हो पाती थी, इसलिए उन्होंने और जो क्लास 3 और क्लास 4 के जो सरकारी कर्मचारी होते थे उनकी नियुक्ति करने के उद्देश्य से भी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। अब देखिए समाज में हमारा एक महत्वपूर्ण वर्ग और भी आता है अछूतों वाला। तो उस समय में जैसे हम सभी जानते हैं हमारे वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था इस समय तक मध्यकाल तक आते आते काफी क्षत विक्षत अवस्था में पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी समाज का एक ऐसा वर्ग था जिसे अछूत वर्ग के नाम से जाना जाता है और उस अछूत वर्ग की स्थिति जो थी वो काफी दयनीय थी। और जैसा भी मैंने आपको बताया, अपनी उस स्थिति से ही परेशान होकर के कई लोगों ने ईसाई और इस्लाम धर्म को अपनाना स्वीकार कर लिया था। सामाजिक स्थिति में हम महिलाओं की बार बार बात करते हैं, स्त्रियों की दशा की बात करते हैं। तो यदि प्राचीन समय का हम वैदिक काल उठा करके देखें तो वैदिक समाज में स्त्रियों की दशा जो थी वो काफी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्त्रियों की दशा में काफी परिवर्तन आने लगा। स्त्रियों के समान ही अछूत जो है वो भी समाज में बहुत अधिक अच्छी स्थिति में नहीं पाए जाते थे। हमारी महिलाओं से या स्त्रियों से जुड़ी हुई दूसरा महत्वपूर्ण एक कुप्रथा के रूप में हम ले सकते हैं पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा भी हमारे प्राचीन भारतीय समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं के बराबर था, लेकिन मुसलमानों के आगमन के बाद हमारे यहाँ पर्दा प्रथा जो थी वो भी काफी प्रचलित थी। ऐसी स्थिति में यदि हम देखें, अपनी स्त्रियों को मुसलमानों से बचाने के लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन भी होने लगा था। और ये पर्दा प्रथा जो थी वो न सिर्फ उच्च वर्ग में थी बल्कि मध्यम और निम्न वर्ग जो था उसमें भी इसका प्रचलन देखा जा सकता है। अब बात आती है विधवा विवाह की। देखिए कई स्थितियां हम ऐसी देखते हैं चूंकि बाल विवाह की शुरुआत हो चुकी थी और कई बालिकाएं छोटी उम्र में ही विधवा हो जाया करती थी। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा, यदि हम वैधव्य जीवन का वर्णन देखें या आपने कभी कहीं पढ़ा हो तो वो वास्तव में काफी हृदय को हिलाने वाला है। विधवाओं की स्थिति जो थी वो काफी खराब हो चुकी थी। जो लड़की कभी परिवार का एक हिस्सा हुआ करती थी, परिवार के हर कार्य में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती थी, वही स्त्री को या उस बालिका को विधवा होने के बाद अपने ही घर के किसी कोने में बाहरी स्थान पर रहने के लिए विवश होना पड़ता था। जो साजो श्रृंगार वो किया करती थी उसको छूने तक का अधिकार उससे नहीं था। इवन आप देखिएगा कि जिसे जननी माना जाता है और जो हर सामाजिक कार्य में और कहीं कहीं हम देखते हैं राजनीतिक कार्यों में भी महिलाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है, वही महिलाएं यदि कोई विधवा किसी ऐसे व्यक्ति के सामने या ऐसे मांगलिक कार्यों में सामने आ जाती थी तो उसे काफी अशुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता था कि यदि किसी विधवा के दर्शन सुबह सुबह हो जाए तो उसका दिन भर ही खराब होता है। किसी भी मांगलिक कार्य में उसकी उपस्थिति जो है वो अशोभनीय मानी जाती थी, अशुभ मानी जाती थी और उसको सोने के लिए प्रॉपर बिस्तर भी नहीं दिए जाते थे। जमीन में चटाई बिछाकर चाहे कोई सा भी मौसम हो उसे नीचे ही सोना पड़ता था। खाने पीने में भी उसे शुद्ध सात्विक भोजन ही दिया जाता था और उसमें भी अधिकांश कई बार ये पढ़ने में आता है कि घर के सारे लोग जब खाना खा लेते थे जो बचा कुचा होता था वही उसको दिया जाता था। तो ये जो सामाजिक कंडीशन में हम
हम विधवाओं की स्थिति देखते हैं वो निसंदेह काफी दर्दनाक रही है। और बाद में आप देखिएगा अंग्रेजों के आने के बाद हमारे जो धर्म और समाज सुधारक रहे उन्होंने विधवाओं की स्थिति को देखते हुए और बाल विधवाओं की स्थिति को स्पेशली देखते हुए बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह को रोकने और विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए भरसक प्रयास किए और उन्हें वो अधिकार दिलाए जो समाज में अन्य स्त्रियों को प्राप्त होते थे। इसके साथ साथ आप देखिएगा हमारे यहाँ सती प्रथा का प्रचलन भी बढ़ गया था और स्त्रियों से जुड़ी इस कुप्रथा में आप अच्छे से जानते हैं, खूब पढ़ चुके हैं कि सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसे देखने भर मात्र से या सुनने भर मात्र से ही पूरे शरीर में सिहरन हो उठती है। एक जीवित स्त्री को पूरा साजो श्रृंगार करके अपने मृत पति का शव लेकर के जीवित ही चिता में बैठना होता था। इस दर्दनाक प्रथा को रोकने के लिए हमारे कई समाज सुधारक जो हैं वो आगे आए और अंत में आप देखिएगा उन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था और वर्तमान में भी हमारे समाज में इस प्रथा को गैर कानूनी माना जाता है। तो आप इन पॉइंट्स के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक दशा का अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर सकते हैं। कभी भी कोई परेशानी हो, कॉन्टेक्ट नंबर्स आप सभी के पास हैं और समय समय पर आप कांटेक्ट भी करते रहें और जब भी हमारी क्लासें होंगी हम आमने सामने बैठेंगे। जो भी आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसी शायद परिस्थिति आई है कि एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेके आप लोग बैठेंगे और उसी से आप पढ़ाई करेंगे। तो जब भी हम लोग मिलेंगे, जहाँ भी आपके कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।